हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 9th की ही। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो हमने बहुत ही अच्छे एग्जांपल से हमने फोर्स और लॉज ऑफ मोशन को पढ़ा था। तो आज हम उसी से आगे स्टार्ट करेंगे। तो फिर से आपका एक बार मैं वेलकम करती हूँ आपके चैनल में, जिसका नाम है सिंपल साइंस, और जिसमें आपको 101% बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और एनसीईआरटी सोल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने मेरे बार चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। और जो से नीचे एक बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियो भी मिलती रहे। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत कुछ आपको उसमें सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइस शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था फोर्स क्या होता है। फोर्स, अगर हम किसी बॉडी को धक्का दे रहे हैं तो क्या एग्जैक्टली वो फोर्स है? नहीं, वो फोर्स तब कहलाएगा जब वो अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर देगी बॉडी, तब वो क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। तो लॉज ऑफ न्यूटन्स ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है जब तक उस पर हम कोई फोर्स ना लगाएं, और अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन हो रही है तो यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगी जब तक उसे हम नहीं रोकेंगे। सेकेंड लॉ था कि जो बॉडी का जो मोमेंटम है, उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो फोर्स के बराबर होता है। जितना उसका मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। और थर्ड लॉ था हमारा एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन होंगे। एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे। अब हम बात कर रहे हैं इनर्शिया की। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि इनर्शिया क्या होती है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इनर्शिया बहुत इजी भी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनर्शिया की। इनर्शिया है क्या? अगर आप कॉमनली इसको जोड़ते हैं एक पॉइंट से, तो इनर्शिया ही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वही हमारा इनर्शिया है। ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करती है उसकी मोशन का, उसकी मूवमेंट का अपोज करती है, उसे क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया। और वास्तव में अगर हम देखें तो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, वो यही था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पर भी इनर्शिया क्या है कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इट इज ए प्रॉपर्टी बाय विच इट रेजिस्ट और अपोज द मोशन। जो इसकी मोशन का अपोज करे और इसकी स्टेट को चेंज कर दे, वो क्या होती है? इनर्शिया होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इनर्शिया डिपेंड किस पर करती है, क्या ऑब्जेक्ट, हम कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, हमने उसको पुल करा, पुश करा, वो डिस्प्लेस हो गई, वो इनर्शिया बन जाएगा? वो डिपेंड करेगा मास पर। मास क्या है? मास एक क्वांटिटी है जो उसके अंदर ही प्रेजेंट रहती है, वो हो गई हमारी मास। अब इसका मतलब है कि इनर्शिया और मास एक दूसरे के पूरक हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए हैं। जितना जहां इनर्शिया होगा वहां पर भी मास प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब है कि इनर्शिया, जितना बॉडी का मास ग्रेटर होगा, ग्रेटर मास होगा, तो इनर्शिया भी कैसा होगा? ग्रेटर होगा। ग्रेटर मास और ग्रेटर ही इनर्शिया। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मीनिंग क्या है कि अगर कोई बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसका मास ज्यादा है, 50 केजी की, 60 केजी की है, तो जितना ज्यादा मास होगा, इसका मतलब है उस पर हमें फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना होगा। उसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना होगा। तो ये हमारा हो गया, अगर कोई बॉडी ज्यादा मास की है तो इनर्शिया भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ये हमारा। कि अगर इसका मतलब हम एक लाइन लिख सकते हैं कि इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास। इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास। ये लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनर्शिया जो है वो मास पर डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है? कि जितना बॉडी का ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इनर्शिया के टाइप्स पर, कैसे इनर्शिया फॉलो करती है। अब मैंने एक टर्म पढ़ाई थी लीनियर मोमेंटम, वो भी इसमें कहीं ना कहीं मास पर डिपेंडेंट भी क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो इनर्शिया की बात कर रहे हैं। तो इनर्शिया क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
हम यहाँ पर आते हैं कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर हमने सिर्फ इनर्शिया के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं कि जो इनर्शिया है वो डिपेंड कर रही है मास पर, तो कैसे कैसे डिपेंड करती है, कैसे उसकी वैल्यूज आती हैं। तो पहला आता है हमारा रेस्ट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा आता है मोशन ऑफ इनर्शिया, और क्या ये सही इनर्शिया, एंड थर्ड इज डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। अब नॉर्मली आप बुक्स में दो पढ़ते हैं, रेस्ट और मोशन। यहाँ पर मैंने एक और लिखी है, वो हमारे पास डायरेक्शन है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होती है। रेस्ट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिख सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कर लीजिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, सबसे पहले हम आते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर। जो वर्ड है, जो लिखा हुआ है वर्ड, उसी से आपको याद करना है। कैसे, देखिए यहां पर है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मतलब है कि अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो उस इनर्शिया की वो प्रॉपर्टी जो इसकी रेस्ट पोजीशन को चेंज कर दे, जो अपोज करे रेस्ट पोजीशन का, स्टेट ऑफ रेस्ट का, उसे बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सपोज कीजिए पेड़ है, ट्री है। अब एग्जांपल आप दिमाग में अपने एग्जांपल आ जाएगा आपके कि सपोज कीजिए पेड़ है, पेड़ पे फल लग रहे हैं। अब उस पर आम का सीजन शुरू होने वाला, तो आम लगे होंगे। अब आपका मन है कि मुझे आम तोड़ने हैं, फल पे से, पेड़ पे से आम तोड़ने हैं, तो आम ये थोड़ा आम अपना टूट गिर जाएगा, पेड़ों को हिलाया जाएगा तब आम टूटेगा। लेकिन हम उस पर पेड़ को हिला रहे हैं, तो आम क्यों गिर रहा है, कैसे आम गिर रहा है? ग्रेविटेशन लॉ की वजह से नहीं, यहाँ पर आम गिर रहा है इनर्शिया की वजह से। हम पेड़ को हिलाया, पेड़ रेस्ट पोजीशन में था, हमने उसकी रेस्ट पोजीशन को अपोज करा। जब हमने अपोज करा तो वो मोशन में आ गया और पेड़ से जो फल था वो नीचे आकर गिर गया। तो वो पोजीशन कौन सी हो गई हमारी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। बस में हम जब हम सफर करते हैं, बस में हम अचानक हम बैठे हैं, नॉर्मल बैठे हैं, बस खड़ी हुई है। जब बस चलने को होती है, तो जब अचानक वो स्टार्ट करता है, सडनली स्टार्ट करता है बस को, या ट्रेन होती है, तो झटका लगता है और हम कहाँ आते हैं? हम पीछे की ओर गिरते हैं। बस आगे की स्टार्ट हो रही है लेकिन पीछे की ओर गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, और जैसे ही बस स्टार्ट होगी तो हमारा जो नीचे का हिस्सा है, जो हमारे पैर हैं, वो रेस्ट पोजीशन, ऊपर की जो बॉडी है वो, नीचे की जो बॉडी है वो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन जो ऊपर की बॉडी है वो कैसे हो जाएगी? मूवमेंट, मोशन शुरू हो जाएगी। तो हम क्या होता है? पीछे की ओर जाते हैं। इसके लिए इसके हमारा एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कारपेट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वाला कि अगर बस में हम बैठे हुए हैं, अचानक से स्टार्ट हो जाए बस या ट्रेन, तो हम पीछे क्यों गिरते हैं? किसकी वजह से गिरते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से गिरते हैं। और अगर एक आता है कारपेट वाला कि अगर हम जब कारपेट को किसी स्टिक से बीट करते हैं, तो जो उसमें डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है? वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। क्योंकि जब कारपेट को हम स्टिक से बीट करते हैं, तो जब हम कारपेट को बीट करेंगे तो वो रेस्ट पोजीशन में, जो डस्ट पार्टिकल, जो कारपेट था वो रेस्ट पोजीशन में है। जब हम बीट करना शुरू किया तो उसके जो डस्ट पार्टिकल है मूवमेंट में आ जाते हैं और वो सारे बाहर निकल जाते हैं। इसलिए जब हम झाड़ते हैं तो बहुत से झाड़ते हैं, बहुत सारी बाहर निकल जाती है। वो किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। अब हम बात कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की, तो उसका उल्टा कर दीजिए कि अगर इनर्शिया की ऐसी प्रॉपर्टी जो मोशन की स्टेट का अपोज करे, जो अगर बॉडी मूव कर रही है और उस वाली पोजीशन का अपोज करे, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पर एग्जांपल है सबसे अच्छा कि अगर बस चल रही है, मोशन, बस जो है हमारी वो मूव कर रही है स्पीड से, अचानक में ब्रेक लग जाए, ब्रेक लग गए, तो हम कहाँ गिरेंगे? हम आगे की ओर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मूवमेंट में है, पूरी बस चल रही है तो हम भी हमारी बॉडी मूवमेंट में है। जब जैसे ही ब्रेक लगेंगे तो जो हमारा हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है, वो रेस्ट में आ जाएगा और हमारे कहाँ गिरेंगे? आगे की ओर गिर जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन का। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो जब बहुत सारा सामान हो जाता है तो हम छत पर रख देते हैं, गाड़ी छत पर रख देते हैं, तो उसे हम रस्सी से जरूर बांधते हैं। अगर हम रस्सी से नहीं बांधेंगे तो जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब रस्सी सामान बंधा हुआ नहीं होगा, सामान रखा हुआ है, तो जब गाड़ी मूव कर रही है तो सामान भी
कि मोशन भी गाड़ी के मोशन के अकॉर्डिंग चलेगी जितनी स्पीड चल रही है। जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे तो सामान कहाँ जाएगा, आगे की ओर गिर जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम रस्सी से बांध कर रखते हैं ताकि जब ब्रेक अप्लाई हो तो वो सामान आगे ना गिरे। तो ये हमारा है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसके बाद आपका आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वैसे नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी पढ़ाऊंगी। जब मोशन की बात हो गई, रेस्ट की बात हो गई, तो डायरेक्शन की बात भी होनी है। और डायरेक्शन क्या है कि अगर इनर्शिया डायरेक्शन का अपोज करे, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो फोर्स की अपोजिशन का डायरेक्शन का अपोज करे, वो कहलाएगी इनर्शिया कहलाएगी। अपोज अब डायरेक्शन की बात कहाँ से आ गई, जब हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसी को ढूंढना कोई डायरेक्शन होती है कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितनी डायरेक्शन में वो, किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस्ड हो रही है बॉडी। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो भी यही है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो डायरेक्शन का अपोज करे जिसमें वो है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, सबसे पहले जो बस का एग्जाम्पल है वो तीनों में काम करेगा। पहले वाले में था हमारा बस रेस्ट में थी, स्टार्ट करी पैसेंजर बैकवर्ड, ये एग्जाम्पल था हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। दूसरा एग्जाम्पल था बस मूव अप्लाई ब्रेक पैसेंजर्स फॉरवर्ड। अब तीसरा भी एग्जांपल बस का ही है, बस जा रही है कर्व्ड एरिया पर, यानी ये जैसे पहाड़ पर जाते हैं कर्व्ड एरिया पर जा रही है, तो जो कर्व्ड एरिया वाला जो इनर्शिया है, इसमें जो बस में जो इनर्शिया लगेगा, जो ब्रेक अप्लाई होंगे, वो कर्व की तरफ मोड़ना एकदम से बस का, वो कहलाएगा हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी जो वो कर्व को नेग्लेक्ट करके जो पैसेंजर्स है वो क्या करता है, इधर की तरफ जाते हैं हम। जैसे वो इधर की तरफ मोड़ेगा तो हम इधर जाते हैं, इधर की तरफ मोड़ता है तो हम इधर की तरफ फिरते हैं। वो किसकी वजह से हो रहा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। जिगजैग जो पोजीशन चल रही है हमारी, वो है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने बात की आज इनर्शिया की और मास की। इसके बाद मैं एक पॉइंट आपको और आज करवाती हूँ, इसमें लीनियर मोमेंटम, और उसके बाद हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की। वैसे मैं आपको इस वीडियो अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बता चुकी हूँ कि मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड या वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। पी इज इक्वल टू mv होता है, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हम बात कर रहे हैं एक फॉर्मूले की कि जैसे हमने इनर्शिया को लिखा कि इनर्शिया जो है वो मास पर डिपेंडेंट है, तो क्या मोमेंटम भी मास पर डिपेंडेंट है या स्पीड पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चंस बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। सपोज कीजिए आपको 2 मास दिए हुए हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़नी है कि मोमेंटम अगर ग्रेटर या लोअर पूछ रहा है, आपसे मालूम कर रहा है, तो वो इनमें से किस वैल्यू को कांस्टेंट कर रहा है। तो इसने कहा 2 बॉडी हैं, 2, एक छोटी एक बड़ी है, तो हम छोटी बड़ी का मतलब m1 m2 कर लिया। अब वो कह रहा है किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका मोमेंटम कम होगा। इस सेम स्पीड से चल रही है तो सेम, इसका मतलब v हमारे पास सेम हो गया। तो पहले वाले का मोमेंटम p1 हो गया, मास m1, स्पीड v सेम है। P2 इज इक्वल टू M2 V हो गया, और दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, V से V कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी छोटी होगी, जिसका मास कम होगा, उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, जिसका मास कम ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। नहीं, इसका मतलब है कि मास अगर छोटी जो पहली वाली ऑब्जेक्ट है उसका मास बड़ा है तो उसका मोमेंटम भी कैसा होगा, बड़ा होगा। और अगर दूसरा ऑब्जेक्ट अगर वो बड़ा है तो उसका मास भी कैसा होगा, मोमेंटम भी कैसा होगा, बड़ा होगा। नहीं, डिपेंडेंट ओनली मास व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड या सेम स्पीड। अब हम उल्टा बात करते हैं कि अगर हम स्पीड ज्यादा बड़ी कर दें, मास हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के मास इक्वल हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा बड़ा होगा। तो सेम वही है, तो P1 इज इक्वल टू mv1 हो जाएगा,
P2 इज इक्वल टू MV2 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो MV1 इज इक्वल टू MV2 हो जाएगा। MCM कैंसिल, और जब हम देखते हैं तो V1 इज ग्रेटर देन V2 तो P1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन P2। इसका मतलब ये है कि अगर पहला ऑब्जेक्ट की स्पीड तेज है तो उसका मोमेंटम भी कैसा ज्यादा होगा, और स्पीड अगर कम है तो मोमेंटम भी कैसा होगा, कम होगा। ये डिपेंडेंस है हमारी मोमेंटम की, किस पर, मास पर और स्पीड पर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये लॉ, यहाँ पर बात आ रही है सिर्फ छोटे और बड़े दो ऑब्जेक्ट की, छोटे और बड़े की कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में, छोटे बड़े मास की, छोटा है या बड़ा है या सेम भी है, कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वो कोलाइड कर जाएं, आपस में मिल जाएं, तो उनका मोमेंटम कितना होगा, क्या इफेक्ट होगा, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट एंड तक जरूर देखें और प्रेस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप नए व्यूअर नहीं हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।